नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल TCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को अपडेट दे रहा हूं BPSC APO मेंस के जो हाई कोर्ट पटना में के द्वारा जो डिसीजन लाया गया था, केस को जो डिसमिस कर दिया गया है, मैं उसी के बारे में अपडेट देता हूं। आप लोग को पूरा प्रोसेस दिखाता हूं कि कैसे कैसे BPSC के हमने इस चीज़ को चेक किया, किस फैक्ट के आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि केस को डिसमिस कर दिया गया, और वो मैं तरीका भी सिखाता हूँ कि कैसे हाई कोर्ट पटना के केस को स्टेटस देखा जाता है। जिन लोग, क्योंकि आप लोग सभी लोग लॉ का स्टूडेंट्स हैं, तो लॉ स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत सारे लोग आप लोग तो ऑनलाइन ही केस का स्टेटस चेक करते होंगे, तो आप लोग को पता होगा कि कैसे चेक किया जाता है। जिन लोग को नहीं पता है वो इस वीडियो से सीख लें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हम लोग BPSC का जो BPSC का जो APO मेंस के लिए जो हुआ था उसको कैसे हम ऑनलाइन चेक करते हैं हाई कोर्ट का डिसीजन को। तो आइए देखिए, हम लोग गूगल पे चलते हैं और यहाँ हम लोग हाई कोर्ट पटना हाई कोर्ट में इंटर करते हैं। इसके बाद हम लोग को इस तरीके से आता है, तो हम लोग इस पे जब चलेंगे तो फिर इस ढंग से देखिए, एंड देन इसके बाद आप लोग को इस तरीके से खुल जाएगा। इसके बाद सबसे नीचे स्क्रॉल करके आना है। इसमें देखिए एक केस स्टेटस करके है, आप इसको क्लिक करेंगे तो फिर इसको क्लिक करने के बाद देखिए आपको इस तरीके से आ जाएगा कि सिविल केस का चेक करना है या क्रिमिनल केस का। तो आपको केस नंबर अगर पता होता तो इससे चेक कर सकते थे, लेकिन आप लोग को नहीं पता है, तो आप बाई पटिशनर और रिस्पोंडेंट नेम से आप पता कर सकते हैं। देखिए, पटिशनर रिस्पोंडेंट नेम आप उत्पल कांत टाइप करेंगे, और जो 2021 में आपका केस हुआ था, और उसके बाद कैप्चा टाइप कर देंगे 102। चलिए अब देखते हैं, शो करते हैं, तो देखिए क्या होता है। देखिए क्या होता है, किस तरीके से केस स्टेटस, आप लोग को तो पता ही होगा कि किस प्रकार से केस स्टेटस चेक किया जाता है, फिर भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ जो लोग नहीं जानते हैं। देखिए यहाँ पे दो केस निकल के आ रहा है, एक उत्पल कांत के नाम से और एक द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से। तो ये जो आपको उत्पल कांत का है, ये प्रीवियस केस है जब उत्पल कांत ने पिटीशन दायर किया था हाई कोर्ट में, इसलिए कि मुझे 10th गुना रिजल्ट चाहिए, और उसका इसमें सुनवाई हुआ था, और केस ख़त्म हो गया था 3 जून 2021 को। सॉरी, 3 जून 21 को हुआ था, फाइलिंग डेट हुआ था, जिसका केस नंबर इतना है। लेकिन हम लोग को जो इस बार चेक करना है, दोस्तों, ये वाला इस केस नंबर को चेक करना है। और ये चूँकि प्राची पल्लवी जो BPSC के तरफ से पिटिशनर एडवोकेट रही हैं, उत्पल कांत के रिस्पेक्ट मतलब अगेंस्ट में पिटीशन दायर किए हैं BPSC ने, जो कि 30 नवंबर 2021 को फाइलिंग डेट था। तो हम इस केस के बारे में चेक करते हैं। तो आइए देखते हैं, इसका व्यू करते हैं। इस केस में देखिए कि आप लोग को ये खुल के बाहर आता है, आपको ये केस मिलता है, आपको यहाँ पे जाना है। इसके बाद देखिए क्या होता है, बस खुल जाए। हाँ, खुल रहा है। देखिए इसमें इस तरीके से पूरे केस का हिस्ट्री दे दिया जाता है कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ करके। इसमें आप देखेंगे जो पहला हियरिंग आपको होता है दोस्तों, वो होता है 4 जुलाई 2022 को, दूसरा होता है 18 जुलाई 2022 को, और तीसरा होता है 25 जुलाई, और जो सबसे लास्ट होता है जो 27 जुलाई को, यानी कि पिछले दिन हुआ था। इसमें रिस्पोंडेंट तीनों में ही उत्पल कांत हैं, और पिटिशनर है BPSC यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ये तीनों को व्यू करके आप PDF डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर में एक दो दिखा भी दूंगा कि क्या क्या हुआ था। फिलहाल आपको जो चेक करना है वो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे चेक करिए, दिखाता हूँ कि इसका केस का स्टेटस क्या है। आपको ये चेक करना होगा, तो आप इसमें आइए। देखिए केस नंबर आपका ये है, ये सब देख लीजिए, सब्जेक्ट देख लीजिए, सब्जेक्ट में है लेटर पेटेंट अपील LPA डिस्ट्रिक्ट पटना का है। पिटिशनर कौन है, तो BPSC। किसके खिलाफ, मतलब कौन रिस्पोंडेंट कौन हुए, तो उत्पल कांत। पर्पस क्या था, तो ऑन ऑफिस नोट्स के बारे में कुछ था। क्या था ये तो आप लोग लीगल टर्म आप लोग जानते होंगे अच्छे से। करंट पोजीशन क्या है इस केस का, तो ये केस दोस्तों डिसमिस किया जा चुका है। और कोर्ट कौन थे, तो मिस्टर जस्टिस PV बजंत्री कुछ करके ये जज हैं,
इनके द्वारा ये केस को डिसमिस कर दिया गया है। दोस्तों डेट ऑफ फाइलिंग हुआ था 30 नवंबर 2021 को और रजिस्ट्रेशन डेट था 3 दिसंबर 2021 और पिटिशनर एडवोकेट थे प्राची पल्लवी और रिस्पोंडेंट थे पीके वर्मा। और ये प्रेजेंट स्टेटस इस केस का क्या है तो देखिए डिस्पोज्ड कर दिया गया है और 27 जुलाई 2022 को ये एक्शन डेट हुआ था। 27 जुलाई 2022 को ये डिस्पोज कर दिया गया और अभी फ़िलहाल ये केस डिसमिस्ड किया जा चुका है। तो इसका जो ऑर्डर है, जो 27 तारीख को जो ऑर्डर दिया गया है दोस्तों, वो ऑर्डर देखिए ये केवल 25 जुलाई तक का ही है, 27 जुलाई का अभी शो नहीं कर रहा है ये जो फाइनल ऑर्डर है। तो हम लोग 25 जुलाई का पीडीएफ और 18 जुलाई का अगर पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लें तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या बातें हैं। तो चलिए 25 जुलाई का पहले पीडीएफ डाउनलोड करके देखते हैं कि क्या है। तो डाउनलोड कर लेते हैं एक बार, फिर से आप लोग को पता चल जाएगा। खोल लेता हूँ मैं, थोड़ा समय लगेगा, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ खोल के। तो देखिए इसमें 18 जुलाई जो सॉरी इसमें जो 25 जुलाई को आया था ऑर्डर तो कुछ इस प्रकार था। देखिए 25/7/2022 25/7/2022 का है ये। इसमें क्या लिखा गया था, ऑनरेबल जो मिस्टर जस्टिस बजंत्री जो थे वही जस्टिस हैं जो मैंने शुरू में पढ़ के सुनाया था। ये इन्हीं के राजीव राव भी थे जस्टिस, दो क्योंकि ये डबल बेंच है ना, तो दो बेंच का इनकी अध्यक्षता में 2 जज थे। तो देखिए क्या होता है, बजंत्री ने क्या दिया, लर्नड सीनियर काउंसिल फॉर द बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इज हेयर बाई डायरेक्टेड टू परस्यू द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट डिसीजन इन द केस of Ranjit Singh Kardam and others versus Sanjeev Kumar others reported 2022 SCC 209 released these matters 27/7/2022। मतलब 27/7/2022 के लिए ये ऑर्डर को एक तरीके से समझिए रखा गया था और इस तारीख को ये ऑर्डर सुनाया गया। तो इस 27 तारीख को आप लोग को पता ही होगा कि केस डिसमिस हो गया। तो किस बात के लिए है तो आप चाहें तो दूसरा का पीडीएफ भी इसके 18 जुलाई वाला भी चेक करके देख सकते हैं। मैं एक बार चेक करने के प्रयास करता हूँ, दिखा देता हूँ कि उसमें क्या बातें लिखा गया था, बस मिल जाए जल्दी से। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फिर आपको मैं बताता हूँ। आप लोग को भी ये केस इसी तरीके से चेक किया जाता है, आप लोग भी सीख ही गए होंगे, जो लोग नहीं जानते होंगे सारे कोर्ट्स को इस तरीके से चेक किया जा सकता है दोस्तों। तो इसका भी मैं देख लेता हूँ क्या क्या है। तो आइए चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या बातें किया गया है। इसमें देखिए द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ये कुछ दिखा हुआ है वर्सेस करके, और इसमें जो बातें किया गया है कैटेगरीज में, तो जो इसमें बातें निकल के आती है कुछ ये है 18/7 वाला को 18/7/2022 वाला में। इसमें क्या गया है कि हर्ड लर्न काउंसिल फॉर द पार्टीज वन ऑफ द इशू इन्वॉल्व इन द प्रजेंट पिटिशन इज वेदर द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन कुड री इंट्रोड्यूस न्यू क्राइटेरिया ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस और नॉट। ये क्वेश्चन पूछा गया था। न्यू क्राइटेरिया वाज इंट्रोड्यूस प्रायर to the advertisement. At the same time, candidates have not been informed that certain criteria which was in vogue prior to advertisement would be applicable. Further, it is to be noted that in the year 2007 policy for the purpose of carrying out recruitment would be applicable to the main examination to be held. Therefore, one has to draw inference that 2007 criteria would not be applicable to preliminary examination. The Bihar Public Service Commission have taken contention during the process of recruitment that 2007 policy would be applicable to even for preliminary examination. In this regard, learned Advocate General would intends to cite judicially pronouncement in respect of game changer principle is applicable in the present case or not. रीलिस्ट 25 तारीख को ये डेट दे दिए किनके द्वारा, 2 जजेज के द्वारा, एक बजंत्री को और एक राजीव राव को। देखिए इसमें कुल मिला के जो बातें कहा गया है ना कुछ इस प्रकार से मैटर हुआ है, मैं आप लोग को क्लियरली बता देता हूँ।
जब एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था तो उस वक्त ये कहा गया था, उस एडवर्टाइजमेंट में ये कहा गया था कि जितना नंबर ऑफ सीट है ना, इसका हम 10 टाइम्स आप लोग को रिजल्ट देंगे। पीटी को मेंस में जाने के लिए, हमने पीटी एग्ज़ाम पास करके आपको मेन जाने के लिए 10 टाइम देंगे। इस एडवर्टाइजमेंट में दोस्तों कहीं भी ये जिक्र नहीं किया हुआ था कि आपका क्वालिफाइंग मार्क्स, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है कितना होगा, ये कहीं भी उस एडवर्टाइजमेंट में जिक्र नहीं किया गया था। ठीक है, तो क्या होता है कि जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जब रिज़ल्ट आता है तो उस रिज़ल्ट में उन्होंने 10th टाइम्स रिज़ल्ट दिए ही नहीं, वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे रिज़ल्ट दे दिए और ये बोले कि मिनिमम क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ने मार्क्स नहीं ला पाए हैं, इसलिए उन लोगों को मैं फेल करता हूँ। और जबकि कायदे के अनुसार उनको 10 टाइम्स रिज़ल्ट देना था, ये था मैटर। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर वो कोर्ट पहुँच गए, पहले सिंगल बेंच कोर्ट पे पहुँचे, तो वहाँ से उनको जीत मिल गया, जो मैंने शुरू में ही दिखाया था। फिर उस जीत में स्टूडेंट्स के पक्ष में ही निर्णय आता है। तो निर्णय के बाद उस निर्णय के खिलाफ अगेंस्ट में बीपीएससी ने फिर से वो केस किया, अभी डबल बेंच पे किया। तो उस डबल बेंच में भी जजेस साहब ने ये बात रखा कि क्या आप बताइए, जब आपने एडवर्टाइजमेंट निकाला, उस एडवर्टाइजमेंट में सडनली आप कभी भी किसी भी टाइम चेंज कर दे रहे हैं, गेम चेंज कर दे रहे हैं। ये जो गेम चेंज की बात किया जा रहा है, ये वही बात किया जा रहा है कि क्या आपका ये गेम चेंजर प्रिंसिपल नहीं है क्या? आप ही बताइए, क्या आप गेम को चेंज किया जा सकता है? मतलब आप कह रहे हो कि हम 10 टाइम्स रिजल्ट देंगे और फिर जब रिजल्ट देने का वक्त आता है तो आप कहते हैं कि हम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स निकालेंगे, जो कि आपने एडवर्टाइजमेंट में ऐड ही नहीं किया है। और बीपीएससी का पक्ष ये कहना है, बीपीएससी कहना ये चाहती है कि देखिए 2007 में कुछ हुआ था, उस क्राइटेरिया के वजह से उसमें ये बात कहा गया था कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वहाँ पर रखा गया है। तो ये अंडरस्टूड है, मतलब ये मान के चला जाए कि 2007 में जो लिखा गया है बात, उसी पॉलिसी को हम लोग निर्धारण करेंगे रिक्रूटमेंट में। तो वही जज साहब के कहे कि ये नहीं होगा, आप एडवर्टाइजमेंट में कहीं लिखे हैं तो ये बात दिखाइए, अगर नहीं लिखे हैं तो आप 10 टाइम्स रिजल्ट दीजिए। तो कुल मुद्दा निकल के यही आया। तो फिर इन्होंने रिलिस्ट 25 तारीख को किया, फिर मैंने 25 तारीख वाला पीडीएफ इसके पिछले वाला मैं आपको दिखा दिया हूँ। फिर उस 25 तारीख को 27 तारीख का डेट पड़ा। 27 तारीख में भी बीपीएससी का जो एडवोकेट जनरल थे, उन्होंने फिर से नहीं कोई ऐसा प्रूफ दिखाया जो एडवर्टाइजमेंट में ये लिखा हो कि न्यूनतम पासिंग मार्क्स के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं किया था, इसीलिए ये केस को डिसमिस कर दिया जाता है दोस्तों। तो आप लोग समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये केस को डिसमिस कर क्यों किया गया, आप लोग समझ गए ना। तो चलिए, यही बीपीएससी एपीओ मेंस का कुल देख लीजिए। यहाँ पे आप लोग चाहें तो जैसे जैसे मैंने बताया हूँ, आप खुद भी जाके उससे चेक करके आप लोग खुद से पढ़ के ये सब पीडीएफ देख सकते हैं। मैंने बेसिकली इसकी सारी बातें बता दिया हूँ। तो अब रह गया कि सर इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए, इसका एग्ज़ाम अगर सही मायने में देखा जाए, अगर सब कुछ सही रहता है तो मान के चलिए कि आपको अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम होने जा रहा है, किसी भी हालत में अक्टूबर में। लेकिन आप कहिएगा कि सितंबर में, तो मैं इस मतलब एक्सपेक्टेशन को मैं डिनाई तो नहीं कर सकता हूँ कि सितंबर में आप लोग का एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन 95% मान के चलिए कि सितंबर में इन लोग एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाने वाले हैं। जब भी होगा तो यह तो अक्टूबर के लास्ट में होगा या नवंबर के मिडिल में होगा। इससे पहले आप लोग का एग्ज़ाम मुझे नहीं लगता है कि 5% ही चांस है आप लोग को कि सितंबर में चांस हो एग्ज़ाम का। लेकिन 5% बहुत कम होता है बीपीएससी के लिए, क्योंकि जब 100% चांस होते हैं तो वो लोग तो मुकर जाते हैं। यहाँ तो केवल 5% ही चांस बनता है, तो सितंबर में मान के चलिए नहीं होने वाला है। तो अक्टूबर के लास्ट तक आप लोग प्रोग्राम बनाइए कि आप लोग का एग्ज़ाम होगा, और इसके लिए आप लोग अच्छे से तैयारी कर लें दोस्तों। इसमें आप लोग को पता है कि जो लोग मेंस के बारे में नहीं जानते हैं, जो लोग भूल गए होंगे, और जिन लोग को लग रहा हो कि प्री वो क्वालिफाई करने वाले हैं, तो उन लोग जान लीजिए उन लोग को पेपर एक हिंदी और इंग्लिश, ये जो 2 पेपर होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। इसमें आपको जो मेन मार्क्स होगा उसमें ऐड अप नहीं होंगे। फिर तीसरा आपको जनरल नॉलेज का एग्ज़ाम होता है जो कि 100 मार्क्स का होता है दोस्तों। इसके बाद आप लोग का ये 3 के बाद फिर टेक्निकल पेपर होगा। टेक्निकल पेपर बोले तो लॉ का पेपर, जिसमें आप लोग को पता है कि सीआरपीसी है, और दूसरे नंबर पे एविडेंस है, एविडेंस, एंड थर्ड नंबर पे आप लोग को पता ही होगा
आईपीसी है, और चौथा में आप लोग को पता है कि माइनर एक्ट पढ़ने हैं। दोस्तों आपको माइनर एक्ट हर हालत में सही करना होगा, तभी आपको मार्क, क्योंकि ये कोई सब्जेक्ट है। आप जीके और माइनर पे ज़्यादा ध्यान दें। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि अक्टूबर तक में आप लोग को प्रोग्राम बना के चलें कि आप लोग को एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अभी देखिए 27 तारीख को आपका फाइनल डिसीजन आता है कि केस को डिसमिस कर दिया जाता है। फिर बीपीएससी इस चीज़ को तैयारी करेंगे। जब इस चीज़ को वो तैयारी करेंगे तो तैयारी करते समय में उनको सबसे पहला काम क्या होगा कि वो रिजल्ट देंगे। आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा कि क्यों रिजल्ट देंगे। अभी मैं रिजल्ट के बारे में कुछ स्टार लगा देता हूँ, इसके बारे में अलग से चर्चा करूँगा। दूसरा, फिर वो जब रिजल्ट देंगे तो उन लोग को लिए मेंस का फॉर्म फिलअप करवाएंगे दोबारा। ये 2 काम हो गया। 3 काम देखिए, तीसरा काम फिर वो डेट इसी दरमियान में मेंस के फार्म भरते समय में ही वो डेट अनाउंस कर देंगे कि उस टाइम को लेंगे। अब ये दोस्तों एग्ज़ाम का डेट अनाउंस कर देंगे। दोस्तों ये सब करते हुए कम तो बीपीएससी को इस माहौल से होते हुए कम से कम 3 महीने के आसपास तो समय लगेगा ही। इतना मान के चलिए 3 साढ़े 3 महीने का समय मिनिमम लगेगा उसको फाइनल एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में। अब बात करता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए रिजल्ट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इसका अगर आप इसका रिजल्ट के बारे में बात करते हैं तो 2 चीज़ें हैं। पहले तो आप लोग को पता होगा, अगर रिजल्ट को अच्छे से ढंग से देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि उसमें जनरल का छोड़ दीजिए, जनरल में लगभग 38 स्टूडेंट्स और ऐड अप होने वाले हैं। तो इनके लिए ज़्यादा कट ऑफ नीचे नहीं किया जाएगा, बस 1-2 मार्क्स किया जाएगा, बाकी 38 स्टूडेंट्स को ऐड कर लिया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपको रिजर्वेशन में जैसे एससी, ईबीसी, ओबीसी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जैसे मैं चेक कर रहा था, मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, मैं डेटा के तथ्य पे अभी नहीं बोलूँगा, मैं एक हल्का फुल्का जो डेटा याद है वो बताऊँगा। जैसे एससी के में मुझे ध्यान है कि कुछ 300 के करीब इसमें रिजल्ट दिया गया है मेंस में बैठने के लिए, और इसमें एक्चुअली में लगभग 88 सीट के आसपास था। तो अगर कायदे से देखा जाए तो 880 लगभग 900 बच्चों को बुलाना था, उसमें से लगभग 300, अब एग्जैक्ट फिगर मुझे भी याद नहीं है दोस्तों, तो ये 300 को बुलाया गया, तो 600 स्टूडेंट्स को और बुलाया जाएगा। एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि जैसे मुझे एक ओबीसी का याद है, ओबीसी में टोटल लगभग अगर सिर्फ लड़कियों को भी एडअप कर दिया जाए, जो ओबीसी महिला है उसको एडअप कर दिया जाए तो 96 सीट निकल के आता है। तो इन 96 में अगर देखा जाए तो 960 लगभग मान के चलिए 1000 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना था, जिसमें उन्होंने 660 स्टूडेंट्स को रिजल्ट दिया है। तो बच गए कितना, लगभग 350 स्टूडेंट अभी ओबीसी में और देना है, और यहाँ पे देखिएगा तो 600 के लगभग एससी में देना है। इसी प्रकार से आप लोग जोड़ लीजिएगा। तो इस तरीके से, तो मैंने क्या कहा कि 600 और 350 ये है ओबीसी के लिए, मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, एससी के लिए। तो देखो क्या होगा, आपको इतने बच्चों का रिजल्ट देना, और अभी जो रिजल्ट आया हुआ है वो केवल रिजर्वेशन में गर्ल्स लोगों को रिजल्ट आया हो, बॉयज़ लोग को तो उठाया ही नहीं गया है, क्योंकि बॉयज़ लोग का कट ऑफ आई थिंक अगर आप 37.5% मानते हैं कि पासिंग मार्क्स था, तो लगभग 92 के आसपास बनता है मार्क्स, तो 92-93 के आसपास अकॉर्डिंग टू बीपीएससी रूल। ये मानते हैं बीपीएससी रूल के अनुसार कि जनरल को 40% पासिंग मार्क्स है, रिजर्वेशन को 37.5% पासिंग मार्क्स है, मैं इस अकॉर्डिंग के अनुसार बोल रहा हूँ, लगभग 92-93 मार्क्स आता है। तो बीपीएससी के अनुसार इतने मार्क्स लाने वाला कोई भी बॉयज स्टूडेंट्स ओबीसी में या किसी भी रिजर्वेशन में था ही नहीं, इसलिए लड़कों को रिजल्ट नहीं दिया गया और लड़कियों को रिजल्ट दे दिया गया, क्योंकि आई थिंक 33% लड़कियों को रिजर्वेशन के लिए मानदंड दिया गया है, खासकर रिजर्वेशन जो रिजर्व कैटेगरी की जो लड़कियां हैं उन लोग को 33%। इस तरीके से लगभग 82.5% जिन लड़कियों का मार्क्स आया है उन लोग को सिलेक्शन कर दिया गया है। तो अब तो ये 10 टाइम्स का रिजल्ट आ गया, मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है नहीं, तो ये भी डाउन होगा, या फिर हो सकता है लड़कों का मान के चलिए जो लड़कियां 85% लाई, 85 नंबर लेके आई है, और वो लड़का जो 87 नंबर लेके आया, तो चांस है कि इस 87 वाले लड़कों को सिलेक्शन हो जाए और 85 वाले नंबर को सिलेक्टेड गर्ल्स को शायद सिलेक्शन ना हो, कुछ पॉसिबिलिटी ऐसी बनती है दोस्तों। तो यहाँ पे भी थोड़ा लोचा है, तो देखते हैं कि ये लोचा को बीपीएससी वाले कैसे सुधारते हैं या कैसे करते हैं। वो नया रिजल्ट एक्स्ट्रा 1500 दे देते हैं, या फिर इन जो 3900 को ऑलरेडी रिजल्ट दे दिया है इसको कैंसिल करते हुए नए तरीके से लगभग 5500 का रिजल्ट बनाते हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा। तो ये सब सारे भविष्य के गर्भ में है दोस्तों, ये सब हम लोग सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकते हैं और कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ लोचा है जिसको आप थोड़ी बार सोचेंगे तो समझ जाएंगे। अब आप लोग से विदा लेता हूँ, कुछ नए अगले मिलेंगे आप लोग से नए वीडियो में, आप लोग से विदा लेता हूँ, धन्यवाद।